अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। इसकी आज 10वीं किस्त आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगी। हया और टीजे उस घर में दाखिल हो चुकी थी जहां उनका पहला खाना था। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामा और सर झुकाकर इनके हाथ की पुष्प पर किस कर लिया। मुअम्मर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। इनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज़ हया को और डीजे को इनके कदमों के सामने रख दिए। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ के शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और फिर अंदर दाखिल हुई। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लॉन्ग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम में हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग से टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कितार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रिग्स, पायदान और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साल नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं सो हाले ने ऐसे तरह ख़ानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठा ले आई। हाले इनकी उस्तादी से मदद करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज़ पर रखा। हया ने एक नज़र इस मलगूबे को देखा। जी, मेरी फुप्पो हैं इधर। वह सूप को देखते हुए बोल रही थी। किधर रहती हैं? जी, इधर। इसने पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज़ निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र इस कागज़ को देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। कल मैं मिलवा दूंगी इनसे, तुम खाना शुरू करो। इसने कागज़ वापस हया की जाने बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तरक्की में भूख को मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से इसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खलूस से शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से इसका पैर ज़ोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तर्क में इसे चोरबा कहते हैं। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चमचा भर रही थी। तर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा। एक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता है, मगर यहाँ इसे पे के तले ज़ेर के साथ बोला जाता था। पिलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ नहीं था। 7 चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाना मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वहीं तक खवातीन खा रही थी। पिलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो इसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह इनके खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही इनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता है। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर इसके देखा और सब खाने से हाथ रोककर इसे देखने लगे। हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पर रखा। फैमिली फ्रेंड की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है।
इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा के लिए यूरोप आई है। तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज़र क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से वास्ता तो नहीं पड़ेगा। हया खफत से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी, पर इसके नखरे ख़त्म होने नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हो रहा था। वो बात संभालने पे डीजे की बेहद ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है, सुर्ख बालों वाली लड़की रसान ने बोला। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम हरगिज़ नहीं फिरने देती। तुर्की लड़कियों के लिए भी बहुत महफूज है। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है। हाले ने तायीद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। इनके चेहरे पे कुछ ऐसा था कि हया इन्हें देखते गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा राब्ता भी कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कान से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। बोस्फोर्स के समंदर में एक जजीरा है वे कदा। इस जजीरे पे इस माफिया का राज है और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। इनकी बेटी ने खफगी से इनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं और एक्सचेंज स्टूडेंट्स कान खोलकर सुन लो। हाले ने कदरे तिलमिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियाँ अपनी बातें ख़त्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। खदीजा भी इनके बातों पर मुतमिन होकर शक्करपारे खाने लगी थी, मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसने एक हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो नहायत गुस्से से अपनी बीवी से बात कर रहा था और अरबी में बात कर रहा था। इसे अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है वो किसी और पाशा का जिक्र कर रहा हो और वाकई तर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज़ पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके थे, मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम क्राइम से डरती हो और इसके साथ साथ तुम बहुत खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पे अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर इन्हें देखा। इनके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुनसी हुई इन्हें देखती गई कि अफवाहों का खौफ जिस्म सूरत में इनके सामने आ गया था या इनकी अकल वाकई इनका साथ छोड़ रही थी। शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो उस्मानजी यूनिवर्सिटी पहुंची। उस्मानजी इमराक की जामिया थी। वहाँ 4 माह के एक सेमेस्टर की फ़ीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाक़ वो कदरे गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखाई देती थी। क्योंकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए उस्मानजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। इसके तमाम तलबा और तलबात बशमूल हाले नूर जैसे लोग के जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में ही रहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से 2 बर्फ़ के ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो इनके रहायशी डोम ब्लॉक्स थे। अंग्रेज़ी हर्फ एल की सूरत खड़े 3-3 मंजिला इमारतें जिनके कमरों के आगे बालकोनियाँ थीं। 6 कमरे एल की लकीर पे थे और 6 दूसरी लकीर पर थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, हाले ने इनका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का डोम ब्लॉक, जिसको हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियाँ
खुले आसमान तले बनी थी जो ऊपर तक ले जाती थी। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ़ की मोटी तह थी। ज़रा सा पाँव फिसले और आपकी टांग इस गैप में से नीचे फिसल जाए। और तीनों गिरती पड़ती वो मुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी रूम का दरवाज़ा खोला तो बेअख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खदीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। इसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में तुम बदलवा सकती हो ऑफिसर से कह के। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट सोते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन इसके मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तो लड़कियों के बिस्तर पे कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा डोम ब्लॉक B4 में है। ओके, मुस्कुराकर वो बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचार किसी से देखा और हाले के हमरा सीढ़ियाँ उतरने लगी। हाले, सुनो, इस इमारत के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पुकारा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। और वो दोनों नीचे जीने उतर गईं। हया एक झुरझुरी से लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और फिर ऊपर एक बेड होता है, मगर इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल बनी थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी जहाँ एक आरामदेह बेड बना हुआ था। मेज़ पर टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन की बजाय अजीब सी उदासी में घिरी हुई थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी थी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी इसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो उस्मान जी के प्रॉस्पेक्ट्स में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक सिर्फ वाले अफराद ही रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आमेज़ा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को बेहद शौक सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झरझरी सी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का रंग का बेरंग पेंसिल से खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। इसकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और इससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरब सी उठी और खड़ी हो गई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक के मेज़ पे बहुत से चाकू और छुरियाँ कतार में रखे थे। हर साइज़, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। वो नीचे बर्फ़ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही इसने पहले जीने पे कदम रखा, ऊपर छत पर लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो झटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था और वहाँ कोई नहीं था। तो फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पुश्त के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज के साथ कोई दरवाज़ा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फ पर कदम रखा, ऊपर बालकोनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोरों शोर से बर्फ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद काले इसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक B2 की तरफ
बढ़ रही थी। इसे पहली दफा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज यह बर्फ ना पड़ती। बीटू की दूसरी मंजिल की बालकोनी में वो दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुकी थी। इसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखीर करती तो मैं मर चुकी होती। डीजे भी इसी तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर ही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचका कर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पे कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तर्क लड़कियाँ, फिलहाल यहाँ ना हाले है ना ही तर्क लड़कियाँ। मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देंगे। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। उफ। डीजे कंबल में लेटे बड़बड़ाई जा रही थी नीचे नींद से, तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीब ही बंग की सीढ़ियां फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने इसे पुकारा। इसकी पलकें इतनी बुझल थी कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, इसका जहन गरूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाओ इतना बुरा नहीं था, हमें सिर्फ सफ़र की थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल वो सो चुकी थी।